ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑडिशन टीचर क्लासेस। मैं आपका अपना आदर्श पटेल। अ, अभी हम थोड़े दिन बाद आपसे मिल पा रहे हैं क्योंकि यार थोड़ी हेल्थ कंडीशन खराब हो गई थी, अपनी चिकन पॉक्स वगैरह हो गया था। इसकी वजह से सॉरी, मैं थोड़ा रेगुलर ऐसे वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था, पर आज से अ, वीडियो रेगुलर अपलोड हो जाएगी और आपका सिलेबस का टेंशन है नहीं यार, क्योंकि सिलेबस हम टाइमली खत्म कर देंगे, है ना। तो यार वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अ, अभी हम जस्ट अभी बीमारी से क्या बोलते हैं रिलीज़ होकर के ही आए थे। पिछली बार मैंने एक छोटा-सा आपसे जस्ट बात करने के लिए यार एक वीडियो डाला हुआ था। उसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया था, कोचिंग को कैसे चूज़ करना है, बाकी ये सब एक छोटा-सा ऐसे कॉमन सा मैंने वीडियो यार डाल दिया था, ताकि उसी बहाने आपसे बात भी कर लेंगे और कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे, तो सोचा कि उसके थ्रू सॉल्व भी हो जाएगी। तो आज से यार वीडियो एकदम रेगुलर रहेगी, ये एकदम क्लियर बात है। तो यार अभी हम एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 के सीरीज में ज्यादातर हमने अपना जो सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें ज्यादातर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। आज से इस चैप्टर में मात्र 2 ही लेक्चर ऐसे बचेंगे। एक तो ये वाला टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद लैक्टेशन एंड पार्च्यूरेशन वाला टॉपिक, इसके बाद समरी एक्सरसाइज जो हम कराते हैं, वो यूजुअली मैं ऐसे कराऊंगा आपको टाइम के साथ, उसका हमें कोई टेंशन है नहीं। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है भाई, ये है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या भाई, आज का जो टॉपिक है अपना प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। इसके पहले वाले लेक्चर मतलब इसके पहले एक वीडियो मैंने डाल रखा है इम्प्लांटेशन का, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला। इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से यार देख लेना, तभी करके ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए भाई आज का टॉपिक एक बार ध्यान से देखिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए हमारे साथ और फटाफट नोट करते जाइए, एनसीईआरटी खोल के बैठिए, अंडरलाइन करते जाइए, हाइलाइटर ले लीजिए, रंग बिरंगा होली खेलते रहिए और हमारे साथ भाई पढ़ते रहिए। तो ये जो टॉपिक है भैया, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग में सोचो, एक आइडिया बनाओ कि प्रेगनेंसी का मतलब क्या है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ठीक, देखो मैंने इम्प्लांटेशन का डिफिनीशन तुम्हें बताया हुआ था, प्रेगनेंसी का डिफिनीशन भी मैंने फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का भी डिफिनीशन बताया गया है, गेस्टेशन पीरियड जैसा कुछ बताया गया है। उसी के अंदर में सारा सारा डिफिनीशन भी मैंने कवर कर दिया था, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इनसेमिनेशन क्या चीज है, तो जो बेसिक बेसिक डिफिनीशन एनसीईआरटी के ऊपर दिया था पहले क्लास में, पहली लाइन में एनसीईआरटी के इस वाले चैप्टर के, ये सारा कुछ मैंने कोशिश करा था कि कवर कर दूं, तो मैंने खत्म कर दिया था। ठीक, तो वहां से आप एक बार देख सकते हो कि जो बेसिक डिफिनीशन है, अगर आपने नहीं देखा तो वहां से एक बार देख लो। आज हम डायरेक्ट जंप कर जाते हैं इसी एनसीईआरटी में प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। इसमें देखो, इसको यहाँ से एक बार पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज करके मैं तुमको कुछ चीजें बताता हूँ इस टॉपिक के बारे में, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। देखो भाई एकदम ध्यान से देखते रहना, जब भी हम बात कर रहे होते हैं किसकी, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किसकी, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, ठीक बात है क्या? हाँ भाई एकदम सही बात है। जब भी हम बात कर रहे होते हैं किसके बारे में, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, तो देखो प्रेगनेंसी जो पीरियड है ह्यूमन के अंदर में 9 मंथ की होती है ना, 9 मंथ की होती है, ठीक है ना। मतलब इम्प्लांटेशन से लेकर प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है, इसको ध्यान से समझना कि इम्प्लांटेशन से लेकर के, इम्प्लांटेशन से लेकर के जो भैया अपना पार्च्यूरेशन का पीरियड है, ये जो इम्प्लांटेशन से लेकर के जो अपना पार्च्यूरेशन तक का ये जो टोटल टाइम पीरियड है ना भाई, इम्प्लांटेशन से लेकर के अपना पार्च्यूरेशन तक का ये जो भैया देखो टोटल टाइम पीरियड है, प्रेगनेंसी के अंदर में आ जाएगा। अब इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, जब प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन से लेकर के, क्या बोला, जब प्रेगनेंसी के अंदर में इम्प्लांटेशन से लेकर के पार्च्यूरेशन के अंदर तक का जो पीरियड है, इसको हम प्रेगनेंसी कर रहे हैं, तो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कब होगा? अरे भाई इसी पीरियड के अंदर में, क्या बोला, इसी 9 मंथ के जो पीरियड के अंदर में क्या हो जाएगा अपना इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, है ना। प्रेगनेंसी क्या है, यही प्रेगनेंसी है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड 9 मंथ होगा, अलग अलग केस में अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो इम्प्लांटेशन से लेकर के
पार्चुरेशन का जो पीरियड है पूरा का पूरा क्या है, प्रेगनेंसी पीरियड ही है, ठीक है ना। और इसी पीरियड के अंदर में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्या बोला, इस पीरियड के अंदर में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है किसका, इम्ब्रायो का, किसका भैया, इम्ब्रायो का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है तो पूरा का पूरा क्या है जी, अपना इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है। उम्मीद है बात क्लियर हो गया कि प्रेगनेंसी क्या चीज है और इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट क्या चीज है, ठीक। चलिए साहब, अगर ये बात क्लियर है तो हम इसके आगे थोड़ा और बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए क्या, बिल्कुल आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। देखो, जब भी हम बात करेंगे किसकी, प्रेगनेंसी की, जब भी हम बात करेंगे किसकी, प्रेगनेंसी की, एकदम भाई ध्यान से देखते जाना। जब भी हम बात करेंगे यार प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में क्या होगा, देखो प्रेगनेंसी को अभी हम ये बस एक आउटलाइन बता रहे हैं ताकि जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेगनेंसी में देखो, एक तो यहाँ पे मदर है, मदर है तो मदर का क्या है, उम्ब है, ठीक है ना, या फिर मदर का यूटेरस। अरे समझ में आया क्या, मदर का यूटेरस है, इसी मदर के यूटेरस में क्या होगा, जो फीटस है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, बोला ना, इसी मदर के यूटेरस के अंदर में फीटस का डेवलपमेंट होगा। फीटस का क्या होना है भैया, फीटस की क्या होनी है, डेवलपमेंट होनी है। और जो प्रेगनेंसी का पीरियड कितना है, 9 मंथ तक। तो फीटस के अंदर में, सॉरी, यूटेरस के अंदर में फीटस को कितने मंथ तक डेवलप होना है जी, तो सर यहाँ पे 9 मंथ को डेवलप करना है, तो यहाँ पे मदर के यूटेरस में इस फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, बताओ। मदर और फीटस के बीच में, अगर फीटस मदर से जुड़ा हुआ है, अगर फीटस का डेवलपमेंट मदर के थ्रू हो रहा है, तो कोई ना कोई एक कनेक्शन जरूर होगा जिसके थ्रू फीटस और मदर आपस में जुड़े होंगे। वही जो कनेक्शन है, वही जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, वो जो कनेक्शन है, वो जो इंटीमेट कनेक्शन है, उस कनेक्शन को बोलते हैं हम प्लासेंटा, है ना। इसी को बोलते हैं भैया प्लासेंटा। और इसी प्लासेंटा के थ्रू तो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है एक फीटस का, इसी प्लासेंटा के थ्रू होता है, जो पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है 9 मंथ तक इसी प्लासेंटा के थ्रू होगा। अरे इतनी बात क्लियर है क्या, तो अगर ध्यान से देखो तो तुमको इस प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर में प्लासेंटा एक बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन है। प्लासेंटा के बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बिल्कुल साहब, यहाँ पे प्लासेंटा के बारे में एक अच्छे तरीके से हमको पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, तो प्रेगनेंसी के अंदर में ज्यादा बकवास नहीं पढ़ते हैं, बस प्लेसेंटा के बारे में अच्छे से हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत प्लेसेंटा के बारे में, क्या प्लेसेंटा क्या चीज है, कैसे बना है, और कैसे बना है ये तो नहीं, प्लेसेंटा क्या है, कौन से हार्मोन निकलते हैं, और ओवरी कैसे इसमें हेल्प करता है, ठीक। इसके साथ साथ अब हम पढ़ेंगे अपना इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके साथ साथ क्या पढ़ लेते हैं, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसीलिए टॉपिक बना है कि प्रेगनेंसी एंड द इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अरे इतनी बात क्लियर है क्या, इसीलिए टॉपिक अपना क्या बन गया भैया, इसीलिए टॉपिक का जरूरत पड़ा है ये प्रेगनेंसी एंड इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो चलिए साहब, अब इसके आगे हम क्या पढ़ लें, अगर हम प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा यार आइडिया हम लगा लेते हैं ना, तो एकदम अपना बल्ले बल्ले काम हो जाएगा। बल्ले बल्ले काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। तो देखो यहाँ पे, अरे मिट जा भैया, मिट जा मिट जा, मिट कौन है, ये थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर दूं। हाँ हाँ, तो देखो भाई, इतना गलती कर रहा हूँ यार, देख रहे हो आजकल मैं केवल गलती कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसेंटा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो, जब इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है ना, जब ब्लास्टोमियर का इम्प्लांटेशन हो गया, मोरुला ब्लास्टो जो भी ब्लास्टोसिस्ट है ना, जब इसका ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन यूटेराइन के अंदर में होता है, तो जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है ना, और ये मदर का यूटेरस है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये मदर का यूटेरस है, तो जैसे ब्लास्टोसिस्ट है, अब ये मदर के यूटेरस में मान लो भैया इसे इसे जाकर के इम्प्लांट हो गया, ठीक। तो मदर का यूटेरस क्या करेगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्या बोला, इसके ऊपर इसी ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, देखो दो चीज होता है ना, यहाँ पे होता है एक तो ट्रोफोब्लास्ट, अरे क्या होता है भैया, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर के जो सेल होते हैं इसको बोलते थे इनर सेल मास। अरे बोलते थे कि नहीं बोलते थे भैया, इनर सेल मास बोलते थे कि नहीं बोलते थे, बिल्कुल जी, हम यहाँ पे इनर सेल मास बोलते थे। तो ये जो आउटर वाला है ट्रोफोप्लास्ट है ना, तो इसी ट्रोफोप्लास्ट के ऊपर में ऐसा कुछ प्रोजेक्शन लाइक, हेयर लाइक, कोरियोनिक विलाई जैसा ऐसा कुछ क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। फिर आगे चल के यही क्या बना लेता है साहब, आगे चल के यही बना लेता है प्लेसेंटा। अरे समझ में आया ना,
इसी ट्रोफोप्लास्ट के ऊपर ऐसे कुछ विलाई, जैसे फिंगर लाइक प्रोटेक्शन होता है ना, जिसको विलाई बोलते हैं, तो यही विलाई का क्या हो गया है, डेवलपमेंट हो जाता है। अरे समझ में आया? इसी विलाई का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर आगे चल के इसी से अपना प्लेसेंटा बन जाएगा। इसी प्लेसेंटा के थ्रू, जैसे कि मान लो ये हो गया अपना मदर का यूटेरस, ठीक है ना, ये मदर का क्या हो गया, यूटेरस हो गया, और ये हो गया स्टॉक जो है, रॉड लाइक जो है, ये हो गया प्लेसेंटा, और यहाँ पे जो है तुम्हारा, यहाँ पे आ गया अपना बच्चा, चुन्नू मुन्नू आ गया, ये है अपना फीटस। तो यूटेरस और फीटस के बीच में ये जो कनेक्शन बना हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। समझ में आया? तो देखिए साहब, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है ना, क्या है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, और यहाँ पे ये जो इनर सेल मास है, ठीक है ना, इस इनर सेल मास के अंदर में से, इस इनर सेल मास से क्या बनता है, अपना पूरा का पूरा एक प्रॉपर एम्ब्रायो बन जाता है। तो समझ में आया क्या, इस इनर सेल मास की मदद से पूरा का पूरा एक प्रॉपर एम्ब्रायो बन जाता है, और इस ट्रोफोब्लास्ट की मदद से जर्म सेल बन जाते हैं। अरे समझे, जर्म सेल बन जाते हैं। ध्यान से समझना भाई, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो, ये जो अंदर में सेल है ना, ये जो इनर सेल मास है, इस इनर सेल मास के अंदर में क्या होता है, एक सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक सेल पाया जाता है, जिसको साहब हम बोलते हैं कौन सी सेल, स्टेम सेल। क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। नाम सुने होगे तुम लोग कभी, स्टेम सेल, बहुत हवा में रहता है स्टेम सेल, ठीक है ना। स्टेम सेल क्या होता है भाई, स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है, क्या होता है, एक ऐसा स्पेशल टाइप का सेल होता है, जिसके पास भर भर के टूटी पोटेंसी पाई जाती है, एकदम टूटी पोटेंसी। अब एक कौन सी बला है भैया, टूटी पोटेंसी क्या होती है, देखो, अगर एक स्टेम सेल से ना हम पूरा का पूरा बॉडी का हर एक सेल बना सकते, ठीक है ना। जैसे कि तुम सुने होगे कभी न्यूज में कि जो एक्ट्रेस वगैरह होते हैं, या फिर जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, वो स्टेम सेल को कुछ लोग प्रिजर्व करके रखाते हैं, पर ये तो इंडिया के अंदर में ऐसा बैन भी है, ठीक है ना। इंडिया का बहुत सारे कंट्री के अंदर में स्टेम सेल प्रिजर्वेशन बैन है। क्यों बैन है, और चूंकि स्टेम सेल को प्रिजर्व करना बहुत महंगी प्रोसेस है। स्टेम सेल को प्रिजर्व करने से क्या होगा, जैसे मान लो कभी लाइफ में किडनी किसी का खराब हो गया, इसी स्टेम सेल से हम किडनी बना सकते हैं, इसी स्टेम सेल से लीवर बना देंगे, कुछ भी बना देंगे यार, हाथ मुंह कान नाक दांत, जो बनाना है, जौन चीज बनाना है बॉडी के अंदर में, सब के सब भरभरा के तुम बना सकते हो। किससे, इसी स्टेम सेल से तुम बना सकते हो। तो इस स्टेम सेल के अंदर में टोटिपोटेंसी होती है। टोटिपोटेंसी क्या होती है मास्टर, तो टोटिपोटेंसी एक प्रॉपर्टी होती है, समझा गया ना। देखो, टोटिपोटेंसी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल, समझ में आया। टोटिपोटेंसी क्या है, सेल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। टोटी प्रॉपर्टी ऑफ सेल, ऐसा लिख देते, प्रॉपर्टी ऑफ सेल विच हैव हाई डिवीजन कैपेसिटी, ठीक है ना, हाई डिवीजन कैपेसिटी, मतलब इसके पास हाई डिवीजन कैपेसिटी होता है, मतलब इस, और जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को टोटिपोटेंसी, ये तो प्रॉपर्टी है, और इसी को यहाँ पे होता है एक टोटी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे होता है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट क्या होता है, टोटीपोटेंट क्या होता है भैया, यहाँ पे होता है अपने पास टोटीपोटेंट। तो ये जो टोटीपोटेंट सेल होते हैं, ये स्टेम सेल ही टोटीपोटेंट सेल है। तो जिसके अंदर टोटीपोटेंट होता है, जिसके अंदर टोटीपोटेंसी होती है, इससे कि तुम पूरा का पूरा यहाँ से पूरा का पूरा स्टेम सेल से फुल बॉडी डेवलप कर सकते हो। इसी स्टेम सेल से तुम फुल बॉडी की डेवलपमेंट कर सकते हो। लाइफ में कभी भी तुम फुल बॉडी की डेवलपमेंट कर सकते हो, अगर तुम स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रख लेते हो तो स्टेम सेल कहाँ पाया जाता है, तो इनर सेल मास में पाया जाता है, ठीक। अब देखो, ट्रोफोब्लास्ट जो है भैया, ट्रोफोब्लास्ट जो है, इससे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो ट्रोफोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है भैया बॉडी के जर्म सेल। क्या बोला, बॉडी के जर्म सेल का। जर्म सेल क्या है, अब एक कौन सी वाला आ गई भैया कि जर्म सेल आप पढ़ाने लगे, तो जर्म सेल क्या है, तो देखो, जर्म सेल क्या होते हैं, जर्म सेल वो सेल होते हैं जिससे मतलब हम बॉडी की अपनी आउट कवरिंग बनाते हैं, समझ में आ गया ना, बॉडी की आउटर कवरिंग बना रहे हैं, जिससे हम बॉडी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जर्म सेल, देखो बॉडी के अंदर में अपने 3 जर्म सेल होते हैं, ठीक है ना, 3 जर्म सेल होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक। तो 3 जर्म सेल कौन कौन से होते हैं, तो देखो जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूं, इस सीक्वेंस में तुम याद कर लो। एक्टोडर्म, ठीक है ना, इंडोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म,
क्यों इस सीक्वेंस में बोल रहा हूं? अभी इसका रीजन, क्या रीजन है? तो देखो, बॉडी के अंदर में सबसे पहले बनता है एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब होता है बाहर ना, आउटर, आउटर की जो लेयर है ये सब बनती है एक्टोडर्म से। ठीक, अब इसके बाद भैया, इसके बाद बनता है तुम्हारा मीजोडर्म। मीजोडर्म का मतलब क्या हो गया भैया? मीजोडर्म का मतलब होता है मिडल। क्या बोला? मीजोडर्म का मतलब होता है मिडल। मीजोडर्म हो गया मिडल। ठीक, लेकिन मीजोडर्म कब बनती है? सबसे लास्ट में। कब बनती है भैया? मीजोडर्म बनती है सबसे लास्ट में। सबसे पहले कौन सी डर्म बनती है? तो सबसे पहले बनती है अपनी एक्टोडर्म। इसके बाद क्या बनती है? मीजोडर्म बनती है। तो पहले नंबर पे ये बनती है, दूसरे नंबर पे बनती है मीजोडर्म, तीसरे सॉरी दूसरे नंबर पे बनती है एंडोडर्म, और तीसरे नंबर पे बनती है मीजोडर्म। ठीक है ना? सबसे लास्ट में कौन बनती है? मीजोडर्म। इसके बाद बनती है भैया नहीं एंडोडर्म। समझ में आ गया? तो सबसे पहले बनता है एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, फिर बनता है लास्ट में जाकर के अपना मीजोडर्म। मीजोडर्म जो होती है मिडल लेयर होती है, और एंडोडर्म जो होता है, एंडो का मतलब होता है इनर, तो ये अपनी इनर लेयर होती है। अब अब क्या बोला हो रहा हूं मैं? अब एकदम थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्या बोला हूं ध्यान से एकदम सुन लेना। जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो कि एक कैविटी को मैं बना, ठीक है ना, ऐसा बॉडी का मैंने गट सेक्शन को ऐसे काट करके दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे बाहर वाला जो है ये है एक्टोडर्म, ठीक है ना, ये होता है एक्टोडर्म। इसके अंदर ये वाली जो लेयर है भैया, ये है अपनी एंडोडर्म। क्या है? ये है अपनी एंडोडर्म। तो सबसे पहले कौन बनता है? एक्टोडर्म बनता है, और उसके बाद बनता है दूसरे नंबर पे एंडोडर्म बनता है। फिर इसी बीच बीच में आकर के इसी बीच बीच में आकर के इसी बीच बीच में आकर के इसी मिडल में आकर के मीजो 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 बनता है। क्या बनता है? मीजो 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 बनता है, मीजोडर्म। और मीजोडर्म तीसरे नंबर पे बनती है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं सीक्वेंस बताओ बेटा जी, सीक्वेंस ऑफ जर्म लेयर फॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑफ जर्म लेयर फॉर्मेशन, मतलब कि जर्म लेयर के फॉर्मेशन की भैया सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस क्या बोलोगे बच्चा? बोलोगे भैया सबसे पहले बनती थी एक्टोडर्म। कौन सी? एक्टोडर्म। फिर बनती थी एंडोडर्म। अब ये जैसे बन गई, इसके बीच में भर जाता था क्या? मीजोडर्म। इसके बीच में भर जाता था क्या? मीजोडर्म। एक्टो एंडो, फिर बना है क्या? मीजो। एक्टो एंडो, फिर बना है क्या भाई? मीजो बना है। एक्टो एंडो और फिर बना है मीजो। चलिए साहब, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? इस तरीके से कौन सा जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। चलो, अब जैसे अब ये क्या हो गया जर्म लेयर का, मैंने तुमको थोड़ा सा ट्रोफोप्लास्ट और इनर सेल मास से क्या क्या बनता है ये चीज मैंने पहले भी अभी अभी थोड़ा सा आगे भी बताऊंगा। पहले भी मैंने तुमको ये सब चीज बता दिया था, थोड़ा सा सोचा कि एक बार दिमाग में क्या जाए, रिफ्रेश हो जाए। चलिए साहब, इसके बाद अब ये जो इंटीमेट कलेक्शन है अपना प्लासेंटा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, प्लासेंटा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, प्लासेंटा के बारे में जब भी बात करते हैं तो प्लासेंटा जो होता है भैया ना, ये एक इंटीमेट कनेक्शन होता है। क्या होता है? इंटीमेट कनेक्शन होता है बिटवीन मैटरनल एंड फीटस, बिटवीन मैटरनल बॉडी पार्ट, मैटरनल में क्या? यूटेरस, ठीक है ना, बिटवीन मदर एंड मैटरनल, बोलो मैटरनल एंड फीटस, या फिर मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको बोल रहे हैं हम प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के काम क्या है? प्लेसेंटा के अगर मैं बोलूं कि प्लेसेंटा के भैया फंक्शन क्या है, तो अगर फीटस का देखो डेवलपमेंट यहीं से होता है, तो जो भी फीटस का ना भैया रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो भी फीटस का एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, जो भी फीटस के अंदर में, ठीक है ना, जो भी CO2 एंड O2, जो रेस्पिरेशन वाली जो बात है, जो गैसियस एक्सचेंज की बात है, ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज की बात है, और जिंदा रहने के लिए तो न्यूट्रिशन की बात है। समझ में आया क्या? जो भी अपनी न्यूट्रिशन की बात है, सब ये सब कहाँ से मिलता है कि बेबी को? तो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। हाँ जी, प्लेसेंटा के ही थ्रू ये पूरा का पूरा इसको मिलता है। अच्छा सर, प्लेसेंटा इतना अच्छा चीज है? हाँ भाई, प्लेसेंटा इतना अच्छा चीज है। इसके साथ साथ प्लेसेंटा जो है एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है, ठीक है ना, एंडोक्राइन ऑर्गन की तरीके से काम करता है। कैसे सर एंडोक्राइन? अच्छा सर, ये हार्मोन्स भी निकालता भाई,
हाँ भैया, ये हार्मोन्स भी निकालता है। प्लेसेंटा क्या हार्मोन सिक्रीट करता है क्या? बिल्कुल यार, प्लेसेंटा हार्मोन्स सिक्रीट करता है तो करता है, ठीक है ना। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से काम करने लगता है, जो कि हार्मोन सिक्रीशन करता है। बिल्कुल। तो प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इसके बारे में एकदम ध्यान से सुन ले, एकदम ध्यान से सुनना, कान खोल के, ठीक है ना। देखो, प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, पहला जो हार्मोन्स है HCG। क्या बोला? HCG। पर HCG को ना कभी तुम ऐसे कैपिटल मत लिखना, बुक में देखना ऐसा लिखा है, एक बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तुम कभी सर्च करना कि HCG को हम एच जो होता है पहला लेटर स्मॉल लेटर से क्यों लिखते हैं, ठीक है, तुम्हें मिलेगा आंसर, ठीक है ना। एक बार सर्च करो, बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो HCG। दूसरा HPL, इसके साथ साथ सर, इसके साथ साथ सर एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और इसके साथ साथ सर प्रोजेस्टेरॉन कैसे भूला जा सकता है? प्रोजेस्टेरॉन कैसे भूला जा सकता है? तो दो हार्मोन तो आपने पहले कई बार सुना हुआ है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो साहब आप सुने हुए हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। निकलते हैं HCG और HPL आपके लिए दो नए नए हार्मोन। कभी कभी देखो प्लेसेंटा से लिटिल अमाउंट में रिलैक्सिन भी अगर ऑप्शन में दिया है और एक ऑप्शन ऑल ऑफ दे जाना, तो रिलैक्सिन को तुम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। रिलैक्सिन भी सिक्रीट होता है स्मॉल अमाउंट में। कितनी अमाउंट में जी? तो रिलैक्सिन सिक्रीट होता है भैया स्मॉल अमाउंट में। HCG क्या होता है? ह्यूमन ह्यूमन कोरियोनिक, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, ट्रोफिन, ठीक है ना। HCG क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। सब ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए साहब, तो HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। HCG क्या हो गया भैया? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो देखो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये जो हॉर्मोन्स है ना, ये जो हॉर्मोन्स है ना, ये जो हॉर्मोन्स है, ये प्रेगनेंसी टेस्ट हॉर्मोन्स है। कौन सा हॉर्मोन्स है? ये जो हॉर्मोन्स है ना, यही हार्मोन्स प्रेगनेंसी जो किट होता है ना, प्रेगनेंसी किट जो टेस्ट करता है ना, इसी HCG। अच्छा सर, तो ये हार्मोन्स पाया कहाँ जाएगा? तो देखो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स है, ये प्रेग्नेंट फीमेल के यूरिन में पाया जाएगा। कहाँ में पाया जाएगा भाई? तो ये प्रेग्नेंट फीमेल के यूरिन के अंदर में ये हार्मोन पाया जाएगा। कौन सा? HCG। HCG बोले तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, प्रेग्नेंट जो फीमेल है इसके यूरिन में पाया जाएगा। अगर ये प्रेग्नेंट फीमेल के यूरिन में पाया जाता है, तो जो प्रेगा न्यूज या फिर प्रेगा का किट वगैरह आता है ना भाई, अलग अलग किट, तो प्रेगनेंसी किट से, जो प्रेगनेंसी किट है इसी हार्मोन्स को डिटेक्ट करती है। तो अगर एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन, जो प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल के यूरिन के अंदर में कौन सी हार्मोन पाई जाती है? HCG और HPL हार्मोन ही पाई जाती है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। एक बात और ध्यान से सुनना, एक बात और ध्यान से सुनना, HCG हार्मोन हो चाहे HPL हार्मोन्स हो, चाहे 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 ये रिलैक्सिन हार्मोन है। क्या बोला? चाहे साहब HCG हार्मोन्स हो, चाहे साहब HPL हार्मोन्स हो, चाहे साहब रिलैक्सिन हार्मोन हो, ये तीनों के तीनों जो हार्मोन है HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तब सिक्रीट होते हैं, तब सिक्रीट होते हैं जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है। कब सिक्रीट होगा? जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी, तो हमेशा और हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम पे ही, मतलब प्रेग्नेंट लेडी के ही बॉडी के अंदर में ये तीनों के तीनों हार्मोन्स पाए जाएंगे, HCG, HPL और रिलैक्सिन। अगर ह्यूमन, अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, तो न HCG हार्मोन्स का काम है, न HPL हार्मोन्स का काम है, न ही रिलैक्सिन हार्मोन्स का काम है। और सुनो ध्यान से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो जन्मजात है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो निकलता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो फीमेल हार्मोन्स ही है ना यार, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो पाया जाएगा। पर प्रोजेस्टेरॉन के बारे में एक चीज तुम क्या जानते हो? प्रोजेस्टेरॉन के बारे में जानते हो ना भाई? प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन्स। ये देखो, सारा चीज इसमें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारा चीज एकदम लिंक है, एक दूसरे से लिंक है। तो जैसे जैसे मैं तुमको बताते जा रहा हूँ, समझाते जाता हूँ, इसको ऐसे ऐसे तुम याद करो, ठीक है ना। ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो लपेटा जाओगे, ठीक है ना। कहेंगे भैया दीदी का ना स्ट्रेटजी है ना क्लास, ठीक है ना मुन्ना। तो जो जो बताया जा रहा है सारा एक एक क्वेश्चन, मुंह से निकली हुई एक एक बात, सब नीट का क्वेश्चन है। जाके प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, चाहे एम्स का, चाहे तुम पुराना पेपर देख लो, सब मुंह से जो डिसेंट स्टार भैया निकल गया,
सब एक मुंह से निकला हुआ एक एक बात नीट का क्वेश्चन है, इसीलिए एकदम बहुत होश और हवास में रह के मेरा लेक्चर देखना। अगर नहीं समझ में आता है तो छोड़ के भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बे, समझ में आया ना। लेकिन अगर देख रहे हो तो शांति से तमीज से एक एक चीज ध्यान से सुनो, और एनसीईआरटी का एक एक लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, और यही एक एक लाइन नीट में आता है, पता ही है तुमको। तो ये सब क्वेश्चन है भैया, इसीलिए भाई हाथ जोड़ के विनती है, अगर देख रहे हो तो तुम सीरियस होके देखो, ठीक। तो देखना भाई, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, तो मैंने कैसे याद करा था तुमको यार, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन और पी फॉर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स किसको बोलते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन को हम बोलते हैं साहब प्रेगनेंसी हार्मोन्स। अगर किसी हार्मोन्स की कमी हो जाती है, किस हार्मोन्स की कमी हो जाती है, किस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, देखो अब मैं तुमको थोड़ा थोड़ा अब मैं तुम्हारा लेवल अप करूंगा। इस बार का पेपर देखा ना भाई, दिमाग हिल गया ना। ऐसे क्यों दिमाग हिल गया, क्योंकि यही नहीं आता, ठीक है ना। तो देखो, अगर भैया ये जो अपना प्रोजेस्टेरॉन है, क्या था, ये जो अपना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, अगर इसका लैक हो जाता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लैक हो जाता है, तो जो है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना भाई। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की जब कमी हो जाती है, जब लैक हो जाता है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। ये मैं तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की जब लैक होती है, कमी होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, तो अगर स्पर्म पहुंचा रहेगा, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग के बाद अगर स्पर्म पहुंचा रहेगा, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, तो फर्टिलाइजेशन बोलो इम्प्लांटेशन बोलो, आराम से हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, ये पूरे के पूरे 9 मंथ तक चाहिए होता है। अरे चाहिए होता है कि नहीं, तुम देख रहे थे ना कि एक टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का फिर लेवल बढ़ता है, बढ़ता ना है। तो एस्ट्रोजन के तो 2 पीक आते थे, समझ में आया ना, एस्ट्रोजन के 2 पीक आते थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बोला था भैया, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के 2 पीक आते हैं, ठीक है ना। 2 पीक जो है, ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स था, इसके डबल पीक आते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का सिंगल पीक आ रहा था। तो 9 मंथ तक इस हार्मोन्स की जरूरत है कि नहीं है भैया, तो 9 मंथ तक जी इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की जरूरत है, क्योंकि यही जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स है। यही प्रोजेस्टेरॉन फिर से प्रेगनेंसी, याद कर लो साहब। और यही प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन्स है, 9 मंथ तक इसको रख के रखना है। अब थोड़ा सा एक बात को और लिंक कर लेना, एक बात को बहुत लिंक कर लेना, यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो जाएगा। अभी पीछे का स्लाइड में छोड़ नहीं रहा हूँ भाई। जब हम बात कर रहे होते हैं अपने ओवरी की, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, ओवरी की, ओवरी से निकलने वाले अगर ओवरी हार्मोन्स की बात करें, जिसको हम ओवरियन हार्मोन्स का नाम दिया करते हैं, तो ओवरी से भैया जो हार्मोन्स निकलता था, वो कौन कौन से थे, तो मैंने ट्रिक बताया था, राइप 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 राइप, ठीक है ना। राइप करके मैंने तुमको ट्रिक बताया था, और इससे मैं तुमको हार्मोन्स, ओवरी का हार्मोन्स, आर से हो गया भैया रिलैक्सिन, आई से हो गया क्या, इनहिबिन, क्या हो गया, इनहिबिन, और पी से हो गया प्रोजेस्ट्रॉन, और ई से हो गया एस्ट्रोजन। अरे समझ में आया क्या, रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे के सारे क्या, ये जो चारों हार्मोन्स है, कहां से रिलीज होते हैं साहब, तो ये ओवरी के अंदर में से रिलीज होते हैं, ये ओवरी के अंदर में से रिलीज होते हैं। सुना क्या, ओवरी के अंदर से रिलीज होते हैं। देखो यहाँ पे जो पहला हार्मोन्स है, और क्या, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। अब देखो ये तीनों के तीनों हार्मोन्स, ध्यान से सुनना साहब, ये तीनों के तीनों हार्मोन्स तो यार प्रेगनेंसी के टाइम पे तो प्लेसेंटा से भी रिलीज होते हैं। अरे सही बात है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं है साहब, ये जो तीनों के तीनों हार्मोन्स है, प्लेसेंटा से भी रिलीज होते हैं। बिल्कुल यार, बिल्कुल यार, प्लेसेंटा से भी रिलीज होते हैं, मतलब एस्ट्रोजन यहाँ से भी रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन से भी रिलीज, सॉरी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन ओवरी से भी रिलीज हो रहा है, और ये जो हार्मोन्स है साहब, ये प्लेसेंटा से भी रिलीज हो रहा है। इसीलिए तो प्रेगनेंसी के टाइम पे इन तीनों हार्मोन्स का जो फोल्ड है बढ़ा रहता है। अरे बढ़ा रहता है कि नहीं, एस्ट्रोजन प्रॉपर अमाउंट में रहता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रॉपर अमाउंट में रहता है, रिलैक्सिन प्रॉपर अमाउंट में रहता है। सुना क्या, देखो हम सभी जानते हैं, हम सभी क्या चीज जानते हैं, कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि किलो के भाव से बिकते हैं, किलो के भाव से नहीं निकलते। हार्मोन्स हमेशा बॉडी के अंदर में नैनोग्राम के अंदर में सीक्रेट होते हैं। अरे सुना ना भाई, हार्मोन्स हमेशा नैनोग्राम में सीक्रेट होते हैं, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा हार्मोन्स ओवरी निकाल रहा है, थोड़ा हार्मोन्स प्लेसेंटा निकाल रहा है, इसीलिए इन तीनों हार्मोन्स जो जरूरी हार्मोन्स है इनका एकदम लेवल बराबर रहता है, ठीक है ना। इसीलिए तीनों के तीनों मेन हार्मोन्स है। इसीलिए देखो अब तुम समझ रहे होगे ना कि प्लेसेंटा से इस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को निकालने की क्या जरूरत है, ओवरी से तो निकल ही रहा है ना भाई। अरे जब ओवरी से दोनों हार्मोन से निकल रहे हैं तो प्लेसेंटा से निकालने की क्या जरूरत है, तो यही जरूरत है भाई, नेचर ने इसीलिए, भगवान ने इसीलिए इतना सोच समझ के प्लेसेंटा से भी हार्मोन्स को निकाला है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, थोड़ा सा एक चीज को और समझ लो, यहीं पे एक चीज को तुम और लिंक करते चलो, बहुत मजा आ जाएगा। देखो जब इम्प्लांटेशन होता है, ध्यान से सुनना, जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, क्या बोला, जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है ना, तब जाकर के इनिशियली इनिशियली ये जो प्रोजेस्टेरोन हुए, कौन कौन से, ये जो प्रोजेस्टेरोन हुआ और ये जो अपना एस्ट्रोजन है, ये जो अपना एस्ट्रोजन है और ये जो प्रोजेस्टेरोन है, इनिशियली ये ओवरी से सिक्रीट होते हैं। समझ में है क्या, जब इम्प्लांटेशन होता है ना तब इन हार्मोन्स की जरूरत है कि नहीं है, बिल्कुल सर, जब इम्प्लांटेशन होगा तब इन हार्मोन्स की जरूरत है। तब ये जो हार्मोन्स है ना, ये जो हार्मोन्स है ओवरी तब उस टाइम पे ज्यादा एक्टिवेट रहती है, तब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इनिशियली यहाँ से सिक्रीट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो प्लेसेंटा बना नहीं होता है। अरे समझे क्या, उस टाइम पे प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन होते है जस्ट प्लेसेंटा थोड़ी बन जाएगा मुन्ना, नहीं ना, तुमको भी बात समझ में आ रही होगी, ऐसा थोड़ी कि इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच हुआ फट से प्लेसेंटा बन गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। उस टाइम पे इनिशियली ओवरी जो है ये तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, बट आगे बढ़ते हैं, बट लेटर ऑन, क्या बोला, बट भैया लेटर ऑन थोड़े टाइम बाद, अरे कुछ ज्यादा खिसक, बट लेटर कहाँ लिखूं मैं, कहाँ लिखूं, चलो यहाँ पे लिखूं लेटर, बाद में ये यही सेम हार्मोन्स, ये जो दोनों सेम हार्मोन्स है, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है, ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये जो है प्लासेंटा से ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, समझ में आ गया ना। बाद में जो है प्लेसेंटा ये जिम्मेदारी ज्यादा उठा लेता है, ठीक है ना, ओवरी थोड़ी सुस्त हो जाती है और प्लेसेंटा ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी उठा लेता है, ठीक। उम्मीद है तुमको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इस वाला, अभी जो मैंने तुमको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाला बताया ना यहाँ पे, ये तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो भाई इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या चीज है, एससीजी तो तुमको समझा दिया, अब सुनो एचपीएल की कहानी क्या है। एचपीएल का मतलब होता है ह्यूमन प्लासेंटल, ठीक है ना, प्लासेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, इसका तुमको उतना फंक्शन पढ़ना नहीं है, तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन ऐसा समझो कि मिल्क फॉर्मेशन के अंदर में इनिशिएटर, लैक्टोजन लिखा है ना, मिल्क फॉर्मेशन में इसका कुछ रोल होगा, बस इतना चीज याद रख लो। बाकी तुम यार ये हार्मोन, चार हार्मोन्स मेन है, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेन हार्मोन्स, ठीक। देखो मैं तुमको अभी रिलैक्सिन बताया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मैंने तो तुमको यूज पहले से पता, तुमको अच्छे से पता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स के बारे में एक बार थोड़ा हम और यहाँ पे तुमको समझा देते हैं रिलैक्सिन हार्मोन्स के बारे में। देखो भाई रिलैक्सिन हार्मोन तुमको ही पता है, प्लेसेंटा और ओवरी दोनों निकाल रही है, तो जो ये भैया अपना रिलैक्सिन हार्मोन है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम तब आता है ना जब पर्च्यूरेशन हो, जब डिलीवरी होगा ना, देखो जब डिलीवरी होगा तब जाकर के रिलैक्सिन का मेजर रोल आएगा। रिलैक्सिन का मतलब क्या होता है, रिलैक्स कर देता है, रिलैक्स करता है किसको, रिलैक्स द पेल्विक गर्डल, ठीक है ना, रिलैक्स द पेल्विक गर्डल, ये जो पेल्विक गर्डल है ना अपना, जो नीचे अपना हिप बोन है, इसको क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है, जब फैल जाएगा बेबी फटाक से बाहर आ जाएगा, तो पर्च्यूरेशन होने में इजी हो जाएगा। तो देखो रिलैक्सिन के नाम में है रिलैक्स, मतलब फैला देना, किसको फैला देना, पेल्विक गर्डन को, हिप बोन को फैला देंगे तो बेबी आसानी से एक्सपेल हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या, बेबी जो आसानी से भैया ये एक्सपेल हो जाएगा बाहर की तरफ, बेबी आसानी से आ जाएगा, समझ में आया क्या। तो देखो टू रिलैक्स द भैया पेल्विक गर्डल, तो पेल्विक गर्डल को क्या करेगा साहब, तो ये आसानी से रिलैक्स कर देता है, कौन सा हार्मोन से, रिलैक्सिन हार्मोन अपना, ठीक। इसका मतलब साहब कि पेल्विक गर्डल को बहुत ज्यादा रिलैक्स करना है ना, उस टाइम पे भी देखो जो हार्मोन्स ओवरी भी सिक्रेट कर रही है, प्लेसेंटा भी सिक्रेट कर रहा है, तो इसीलिए रिलैक्सिन हार्मोन अच्छा खासा अमाउंट में
रिलीज होता है। देखो जिस हार्मोन्स की नीड ज्यादा है ना, जिस हार्मोन्स की बॉडी में नीड ज्यादा है, उसको 2 ऑर्गन मिलके सीक्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं हमेशा बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होंगे भाई, नैनोग्राम के अंदर में, एक ट्रेस अमाउंट के अंदर में हार्मोन सीक्रेट होगा, ठीक है ना? इसीलिए नेचर ने ऐसा जुगाड़ किया है कि इस तरीके से कुछ सीक्रेट हो जाए। समझ में आया? चलो भाई, अगर इतनी बातें साहब आप क्लियर हो गई, इतनी बातें भैया क्लियर हो गई, तो तुम अब तहलका मचाने वाले हो थोड़ा एनसीईआरटी के अंदर में जाकर। क्या करने वाले हो? एनसीईआरटी के अंदर में जाकर के तुम तहलका मचाने वाले हो, ठीक है ना? तो देखो मैंने अभी ये जो अपना प्लेसेंटा का है, थोड़ा-सा एक ओवरव्यू था, मैंने तुमको दे दिया है। अब क्या है, एक बार यार थोड़ा ये जो लाइन है, घटिया-घटिया लाइन है, घटिया-घटिया नहीं, इसी से तो क्वेश्चन आए, ठीक है ना? इसको हम लोग फटाफट निपटाते हैं। चलिए साहब, लिखा है क्या? आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, याद रख लो कैसी प्रोजेक्शन होती है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ पे आता है? ट्रोफोप्लास्ट पे आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक बिल। बता दिया तुमको। विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू, बिल्कुल यार, यूटेराइन टिश्यू से सराउंडेड होगा, एंड द मैटरनल ब्लड, बिल्कुल, जहां पे अगर यूटेराइन टिश्यू है, तो टिश्यू के आसपास ब्लड भी होगा, सही बात है, मदर की ब्लड होगा। कोरियोनिक बिलाई और यूटेराइन टिश्यू आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना? कोरियोनिक बिलाई और जो मदर का टिश्यू है, मैंने तुमको पहले बता दिया, आपस में इंटरडिजिटेट हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, इंटरडिजिटेट का मतलब आपस में ऐसे मिल जाना, इंटरडिजिटेट विथ ईच अदर, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एंड एम्ब्रायो fetus, जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। इसी प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना? इसी प्लासेंटा के थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है, एक्सक्रीशन होती है वेस्ट मटेरियल की, ठीक है ना? जो एम्ब्रायो प्रोड्यूस करता है ना, ये सब वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन वगैरह सब यहीं से हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो क्या है, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रायो। ये जो प्लेसेंटा है ना, ये कैसे, ये जो प्लेसेंटा है, ये एम्ब्रायो से ऐसे कनेक्टेड है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रायो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। किस कॉर्ड के थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होता है, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट थ्रू द सबस्टेंसेस, ठीक है ना? प्लेसेंटा के अंदर में ही अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसी के थ्रू ये कनेक्टेड होता है। मैं इसको, अगर प्लेसेंटा को भी हम थोड़ा सा अगर कट करके देखना चाहें ना, तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है ना? पर इतना मत देखो, बस तुम इस फिगर को, ये जो फिगर है ना भाई, इसको फिगर्स को ध्यान से देखो। ये यूटेराइन टिश्यू है, इसी के अंदर में देखो ये जो ऐसा बना है कोरियोनिक विलाई है, ठीक है ना? इसको हम प्लेसेंटल विलाई बोल रहे हैं, कोरियोनिक विलाई को, और यूटेराइन टिश्यू आपस में देखो, ये यूटेराइन टिश्यू ही तो है सब, कोरियोनिक विलाई और ये सब आपस में इंटरडिजिटेट हो गया, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। और इसी प्लेसेंटा के बीच में एक पतली सी जो रॉड है, जो कैनाल है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है ना? और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ ब्लड वेसल्स वगैरह भी कनेक्ट होंगे, क्योंकि मैटरनल का ब्लड भी तो है इसमें, ठीक? अब ये देखो, जैसे ये तो, अब ये क्या है? कैविटी ऑफ यूटेरस, सही बात है, ये तो पूरा यूटेरस ही तो है, और ये यॉर्क से एक फॉर्मेशन हुआ है, यॉर्क से यहाँ पे है, और ये एम्ब्रायो है, ठीक है ना? तो ऐसा याद रख लो, जो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो तुमको गोला सा दिखाई दे रहा है ना, तो यह है यॉर्क से, और ये प्लेसेंटा के अंदर में अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, तो ये डायग्राम तुमको क्लियर होगा, ठीक? ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंसेस टू फॉर्म द एम्ब्रायो, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, सॉरी मैंने वहां पे एंडोक्राइन ऑर्गन लिख दिया है, मतलब टिश्यू के मिलने से ऑर्गन। तो प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू है, जो प्रोड्यूस करता है कोई कई सारे हार्मोन, क्या क्या? एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इन द लेटर फेज ऑफ, क्या लिखा है? इन द लेटर फेज ऑफ, देखो इनिशियली लेटर मैंने तुमको बताया है, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, हार्मोन जो रिलैक्सिन है ना, ये ओवरी से भी सीक्रेट होता है, और मैंने बोला थोड़ा सा अमाउंट में प्लेसेंटा से भी सीक्रेट हो जाए, यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दिस के अंदर आता है, तो उसको तुम मार्क करके आओगे, ठीक है ना? क्या लिखा है? एससीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन तभी केवल और केवल प्रेगनेंसी के ही समय में रिलीज होता है। तो ये चीज तो मैं तुमको पहले ही बता दिया हूँ। अरे बता दिया हूँ कि नहीं बता? बिल्कुल भाई, बता ही दिया हूँ, ठीक है ना? इसके साथ साथ देखो, अभी मैंने बताया ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स मल्टीपल फोल्ड बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो बिल्कुल बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ भाई कॉर्टिसोल हुआ, प्रोलैक्टिन हुआ, देखो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी बढ़ेगा। थायरोक्सिन हार्मोन्स, थायराइड तो इसमें हेल्प करता है ना, देखो थायराइड जो हार्मोन्स होता है ना, ये बेबी के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देखो थायरोक्सिन हार्मोन्स इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड, मदर के ब्लड में बहुत फोल्ड में बढ़ जाते हैं। और क्यों? क्योंकि यही जो होता है, फीटल ग्रोथ को और मेटाबॉलिक चेंज इन द मैटर मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी के में सब के सब हार्मोन्स हेल्प करते हैं, इसीलिए, ठीक है ना? और इस क्या आगे क्या लिखा है? इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे इम्प्लांटेशन होता है, तो जो इनर सेल मास है, ये किस में डिफरेंशिएट होता है? तो ये जो इनर सेल मास होता है, एम्ब्रायो के अंदर में डिफरेंशिएट होता है। जैसे पहला एक्टोडर्म,
फिर एंडोडर्म, फिर मेसोडर्म का लेयर बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन आउटर लेयर जो होती है एक्टोडर्म, इनर वाली एंडोडर्म, और इसके बीच में कौन सी लेयर बन जाएगी, मेसोडर्म। ठीक है ना। 3 लेयर गिव राइज टू द एडल्ट। ठीक है ना। यहाँ पे देखो स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट भी है कि नहीं है, बिल्कुल यार। इसी स्टेम सेल्स के अंदर में इसके पास पोटेंसी होता है जो पूरी की पूरी ऑर्गन को डेवलप कर सकता है। अरे इतनी बातें क्लियर है क्या साहब? इतनी बातें क्लियर है क्या साहब? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो अरे ये कहाँ हम आ गए भाई, ये कहाँ? तो लग रहा है जोश जोश में कुछ खो दिया है। तो देखो अगला टॉपिक अपनाए हैं। ठीक है ना। हाँ हाँ, देख लो एक बार अगला टॉपिक है, अब खिसक जाते क्या क्या। देखना भाई, अब इसके बाद जो अपना टॉपिक है, ध्यान से समझना। इसके बाद जो अपना टॉपिक है, एक मिनट, थोड़ा मुंह पोछना जरूरी है। थोड़ा पानी पी लिया जाए क्या, क्योंकि मास्टर को तो प्यास लगता है बोलते हुए। चलिए साहब, एक बार इसको ध्यान से देखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो इसके बाद जो अपना टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये है अपना एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ठीक है ना। मतलब कि अब यहां से जो टॉपिक है, ये अपना टॉपिक है इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। कौन सा टॉपिक है? ये अपना टॉपिक हो गया। अब यहाँ से इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, यहाँ पे देखो लिखा है इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब देखो ऐसा थोड़ी कि पूरा का पूरा ऑर्गन या फिर पूरी पूरी बॉडी एक ही बार बन जाएगी। अरे पहले हाथ बनेगा, पैर बनेगा, नाक बनेगा, आंख बनेगा, ऐसे धीरे धीरे ना बॉडी बॉडी का पूरा फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। हार्ट बाद में बनेगा, फिर लीवर, किडनी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बॉडी के अंदर में, बहुत सारे ऑर्गन है। तो अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन अलग अलग स्टेज पे होगा। कोई चीज पहले मंथ पे बनेगा, कोई चीज दूसरे मंथ पे बनेगा, कोई तीसरे, कोई चौथे, ऐसे पूरे 9 मंथ तक पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता रहता है। पर नीट के अंदर में कौन सा क्वेश्चन आता है साहब? नीट के अंदर में 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। एक तो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर में क्या होता है, फिटस का थोड़ा मूवमेंट दिखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। जो बच्चा है घूमेगा, डुगडू 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 घूमेगा। तो 5th मंथ के अंदर में फिटस का मूवमेंट आता है। ये वाला क्वेश्चन आता है नीट के अंदर में। और दूसरा, फर्स्ट मंथ के अंदर में हार्ट साउंड, हार्ट की जो साउंड है ना, जो फीटस के, जो बच्चे की हृदय की आवाज है, जो धड़कन की आवाज है, ठीक है ना, पहले मंथ में सुनाई दे देगा। ठीक है ना। और 5वें मंथ में फीटस की बॉडी का मूवमेंट। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर में। और बाकी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ये 2 क्वेश्चन तो एकदम हर साल ये नीट के अंदर में एग्जामिनर जैसे लगता है ना भाई, एकदम भांग खा के बनाता है। और तो कि हर साल यही आ रहा, तो इस साल भी हम भेज देंगे। ठीक है ना। पर इस बार थोड़ा सा खेला हुआ है, 24 वीक वाला भी एक बार ऑप्शन। ठीक है ना। तो थोड़ा कंफ्यूजन था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। क्या लिखा है देखो, अलग अलग जानवरों में अलग अलग होता है, जानते हैं यार, इतने बैल थोड़ी हैं। क्या लिखा है, द एम्ब्रायो हार्ट इज फॉर्म्ड, क्या है, आफ्टर 1 मंथ, मतलब 1 मंथ में, मतलब 1 मंथ के बाद क्या बन जाता है, एम्ब्रायो का जो है हृदय का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, और इसी से पता चलता है जब डॉक्टर स्टेथ लगा सुने जाएगा, आपका बेबी जो है हेल्दी है क्योंकि हृदय धड़क रहा है। ठीक है ना। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द, सही बात है, स्टेथोस्कोप से सुनेंगे और क्या, अल्ट्रासाउंड वाले मशीन से थोड़ा। चलिए साहब, आगे क्या है, बाय द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, बाय एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, एंड ऑफ द सेकेंड मंथ समझ रहे हो ना, तीसरे महीने, जब तीसरा महीना शुरू होने वाला रहेगा तब। अब देखो, अब जो भी महीना है ना, सब एंड एंड करके बोलेगा। तो बाय एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्ब एंड, ये देखो अब दिल बन गया है। दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा? हाँ, अब दिल धड़क रहा है। तो दिल धड़क रहा है तो अपना दिल धड़का, किसी को दिल ले जाके देगा कि नहीं देगा, छोटा मुन्ना? ठीक है ना, बिल्कुल देगा। इसीलिए भगवान क्या बना दिए, लिम्ब और डिजिट बना दिया। ऐसे याद कर लो थोड़ा, दिल दिल बन गया, अब दिल धड़कना शुरू हो गया, अब दिल किसी को देंगे ही। तो दिल किसी को देना है तो हाथ पैर से चल के ही जाके देंगे ना। तो दूसरे मंथ में पहले लिम्ब, और भगवान ने लिम्ब, हाथ पैर और उंगलियां बना के दे दिया। ठीक। इसके बाद अब जा रहा है तो थोड़ा तैयार व्यार होगा ना, बाल वाल बनाएगा कि नहीं भाई? तो देखो, बाय द एंड ऑफ द 12 वीक, मतलब पहला ट्राइमेस्टर, मतलब तीसरे महीने के बाद। ठीक है ना, तीसरा महीने जब खत्म होगा, मतलब चौथा महीने शुरू होने वाला तब। तो बाय द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर में
मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कब होता है। तो 3 मंथ के लास्ट तक में पूरा का पूरा मतलब मेजर मेजर जो ऑर्गन है सब बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लिम्ब, लिम्ब तो देखो अभी बना था, पहले ही बना था, तो लिम्ब बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब अपना हाथ पैर बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। साथ साथ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी डेवलप हो गया, समझ रहे हो ना, समझ लो, एंड वेल डेवलप हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट मूवमेंट, पहली बार जो बच्चा मूवमेंट करेगा मम्मी के पेट में, इसके साथ ही साथ हेयर ऑन द हेड, अरे भाई हेयर वेयर बना के जाएगा ना भाई, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी डेवलप हो गया है, ठीक है ना, हाथ पैर पूरा डेवलप हो गया, मिलने जा रहा है किसी से भाई, जेनाइटेलिया डेवलप है, पूरा देखो बाल और कंघी उंगी कर लेगा, ठीक है ना। हेड, हेड पे इसके बाल आ जाएंगे, हेयर ऑन द हेड, ठीक है ना। तो ये कब, पहले मंथ, 5th मंथ, ठीक है ना, 5th मंथ में, पहला मंथ सोचो बच्चा तैयारी करना शुरू किया है, 5 मंथ में पहली बार थोड़ा सा अब रास्ते पे निकल गया है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, बाय द एंड अबाउट द 24 वीक, मतलब एंड ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ऑर्गन सिस्टम बन गया था, बाय द सेकंड ट्राइमेस्टर पूरी बॉडी के अंदर थोड़ा हेयर वेयर डेवलप होना चाहिए ना, लगेगा ना, आंखें अच्छी होनी चाहिए, आंख मारेगा जाकर के लड़की को वहां पे, हाँ इसीलिए भगवान ने आईलिड को सेपरेट कर दिया, आईलेसेस वगैरह बढ़िया से बना दिया, ठीक है ना। इसके बाद, इसके बाद बाई एंड ऑफ द 9 मंथ तक आते आते फुल्ली डेवलप हो गया रहेगा, अपना चुन्नू मुन्नू और रेडी फॉर डिलीवरी के लिए एकदम रेडी रहेगा, और बोलेगा मैं आ रहा, मैं आ रहा हूँ, आ गया है डॉन। तो इस तरीके से बाई एंड ऑफ द 9 मंथ पे ये जो अपना चुन्नू मुन्नू है भाई, ये पूरी की पूरी बाहर निकलने के लिए एकदम रेडी हो गया रहेगा, बोलेगा मम्मी मम्मी अब मैं आ रहा हूँ। तो यार आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर के अंदर में हम पार्ट्यूरेशन और लैक्टेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इसी इसी लेक्चर के अंदर में यार हम सब देख रहे हो ना, सारे के सारे यार क्वेश्चन हम इसी लेक्चर के अंदर में खत्म करते जा रहे हैं ना। तो ऐसे ही यार हम हर एक लेक्चर के अंदर में कोशिश करते हैं डिसेंट स्टार पे कि तुमको बहुत ज्यादा हम उलझाए नहीं, एक एक लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकती है, किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी से क्या क्या क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी की एक डेप्थ को हम बहुत अच्छे तरीके से तुमको एकदम एक एक एनसीईआरटी की लाइन को डिकोड करके समझा दे रहे हैं। चलिए भाई, उम्मीद है आज का लेक्चर पूरा का पूरा मजा आया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको ऐसे धुआं धुआं हो गए होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आने वाले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो यार, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट।